नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। थारू आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश में आजकल हम बिहार के पश्चिमी चंपारण में घूम रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं भिकना ठोरी। भिकना ठोरी के बाद नेपाल शुरू होता है। दरअसल ये जो नदी आप देख रहे हैं मेरे बराबर में, उसके पार नेपाल है। थारू आदिवासियों की सबसे ज़्यादा तादाद नेपाल में ही है और उसके बाद नेपाल सीमा से सटे तराई के इलाके में भारत में सबसे ज़्यादा थारू आदिवासी पाए जाते हैं और उनमें भी उनकी सबसे ज़्यादा आबादी पश्चिमी चंपारण में ही है। मैं भी भारत की टीम वाल्मीकि नगर और रामनगर ब्लॉक में थारू आदिवासियों से मिलने के बाद गौनाहा ब्लॉक की तरफ बढ़ी, जो थारू आदिवासी आबादी का एक और बड़ा केंद्र है। हमने तय किया कि हम सीधा भारत नेपाल सीमा पर स्थित भिकना ठोरी पहुंचेंगे। इससे हमें नेपाल और भारत दोनों जगह के थारू आदिवासियों के हालात समझने में मदद मिल सकती थी। भिकना ठोरी के रास्ते में हमें सुभद्रा मंदिर जाने का मौका भी मिला। इस मंदिर में बड़ी संख्या में थारू आदिवासी आते हैं। मंदिर में जो मूर्ति लगी है उसके बारे में हमें बताया गया कि वो पास के ही एक खेत में मिली थी। कभी भी माता बड़ी और पुत्री कुछ होता है। हाँ, देखकर ये मूर्ति बौद्ध काल की लगती है। मंदिर की दीवार पर लगा एक शिलालेख भी बौद्ध काल का ही नजर आता है। मंदिर के पीछे एक पक्का कुआं है और ऐसा लगता है कि इस कुएं की दीवारें शिलालेख से ही बनी हैं। खैर, यह विषय इतिहास के छात्रों के शोध का हो सकता है। वैसे इस इलाके में बौद्धकालीन अवशेष हैरानी की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल इस मंदिर की पहचान हिंदू मंदिर की ही है और कुछ लोग इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं। हमने इस बात का जिक्र यूं जरूरी समझा कि थारू आदिवासियों पर हुए कई शोध ये दावा करते हैं कि थारू बहुल इस इलाके में एक वक्त बौद्ध धर्म का गहरा असर था। भिकना ठोरी में पंडई नदी भारत और नेपाल के बीच बहती है। पहाड़, नदियां और हरे भरे जंगल का ये बेहद खूबसूरत इलाका है और इस इलाके को अब पर्यटन की नजर से विकसित करने की कोशिशें हो रही हैं। 1927 में भिकना ठोरी तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भिकना ठोरी स्टेशन भारत की तरफ से नेपाल सीमा पर आखिरी रेलवे स्टेशन है। माना जाता है कि जब ये रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय यह इलाका काफी दुर्गम था, लेकिन साल और दूसरी कीमती लकड़ी के लालच में अंग्रेजों ने इस लाइन का निर्माण कराया। यह इलाका सिर्फ भौगोलिक तौर पर दुर्गम नहीं था, बल्कि इस इलाके में मलेरिया का भयानक प्रकोप था और थारू आदिवासी ही थे जो इस मलेरिया जंगल में जी सकते थे। यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करने को सरकार अपने कर्मचारियों को मलेरिया भत्ता देती थी। हाँ, वो दुर्गा पूजा के लिए। फिलहाल नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में थारू आदिवासियों के क्या हाल हैं, ये समझने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे घने जंगल में बसे एकवा गांव। एकवा गांव के बारे में एक वक्त में कहा जाता था कि जिसने जीने का मोह छोड़ दिया हो वही इस गांव में रहने आए। मत खा मत माहौर खा, मरे को हो तो एकवा जा। मतलब जे बहुत बीमारी यहाँ हो जाता था, घेग बीमारी, कोई पानी से पीकर मर जाता था। गौनाहा ब्लॉक की धमोरा पंचायत का एक बड़ा गांव है एकवा। गांव के ज्यादातर घर कच्चे ही हैं, लेकिन कुछ घर पक्के भी बन गए हैं। गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन इसका बोर्ड बकरी बांधने के लिए बनाए गए छप्पर पर लगा दिया गया है। हालात देखकर ये लगता नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ आते होंगे। गौनाहा एक अस्पताल है, मरीज जो चल पाता है तो वहाँ पहुँचता है, जो नहीं
चल पाता है तो बस उसका दवा दारू तो बस घर चाहिए होता है तो होता है, नहीं तो बस खत्म हो जाता है। थारू आदिवासियों के बारे में कुछ शोध कहते हैं कि वक्त के साथ इन आदिवासियों में मलेरिया प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गई थी। इसके अलावा थारू आदिवासी कई बीमारियों का इलाज जंगली जड़ी बूटियों से करते थे। लेकिन जंगल और बाघ बचाने के लिए सरकार ने जब वाल्मीकि नगर को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया तो जड़ी बूटी जमा करने पर भी पाबंदी लग गई। मिलत नहीं का बात अब जड़ी बूटी मिली नहीं के जंगल हता संतावर का सोर मिलला यहाँ बहेरी हरे सब मिलला। जब जंगल हमने जाए कि नहीं बात फिर कैसे जाए? जा ही नहीं सकते अब आप जंगल में। ना जाए हमने जाए कह नहीं सकब, अब जाए अब मरने बाजे जंगल में ना जाए के बाद लकड़ी तकड़ी काटे। इस इलाके में बीमारियों का एक बड़ा कारण पीने के साफ पानी की कमी होना बताया जाता था। लेकिन आज भी थरूहट के ज्यादातर गांवों में पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ स्कूल में पानी पीने के नहीं है बच्चा लोग का, गांव में पानी पीने के लिए नहीं है। दूगो PhD में हम लोग गए, किसी तरह मनी दूगो बोरिंग वोरिंग पास करवाए है, उसी में लाइन लग जाता है पानी का। जाते हैं पानी लेने के तो मारपीट हो जाता है। पश्चिमी चंपारण जिले में जमीन खूब उपजाऊ है। यहाँ धान, गेहूं और गन्ना पैदा होता है। कई तिलहन की फसलें भी ली जाती हैं। लेकिन थारू आदिवासियों में ज्यादातर छोटे किसान हैं। कम जमीन के साथ सिंचाई के लिए पानी की कमी इनकी मुश्किलें बढ़ा देता है। भिखनाठोरी के आसपास के गांवों को बरसात के मौसम के कुछ महीने बाद तक तो पानी मिलता है, लेकिन करीब 6 महीने ऐसे होते हैं जब खेती के लिए पानी नहीं मिलता। इस दौरान पंडई नदी से नाली खोदकर पानी लाने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश में नेपाल के किसानों के साथ उनके झगड़े भी होते हैं। नहर कहाँ बा हमने की यहाँ नहर नेपाल से पानी आता तो नहरिए रह जाता, अब पानी नहीं चो पता तो वहाँ कहाँ चाहिए। यहाँ के खेतों में आपको मचान नजर आएगी। दरअसल यहाँ के किसानों को दिन रात अपने खेतों की रखवाली करनी होती है जंगली जानवरों से। नीलगाय और जंगली सूअर खास तौर से इन फसलों को बर्बाद कर देते हैं। जंगली सूअर जो शायद एक वक्त में थारू आदिवासियों के खाने का सबसे अहम हिस्सा था, आज उनकी फसलों को बर्बाद कर रहा है। जो भी जात होता है सब खा लेता है जानवर। हरिन, घोड़परास, नीलगाय और हाथी भी चलाता है। सबसे ज़्यादा सूअर भी जियान करता है और बंदर हम लोग को फसल नहीं बचने देता है। केस कराने के लिए शिकार करेंगे। जंगली हाथी भी इन आदिवासियों की फसलों को बर्बाद करते हैं और कई बार जान पर भी बनाती है। अब नियर वाला हाथी धागे के खेत में सुधर नहीं था तो भगवान के सहोदरा माई कृपा भइल जे बच गई, न सफर नहीं थे पर चल गए। बिहार सरकार ने थारू आदिवासियों के लिए समेकित थरूहट विकास अभिकरण का गठन किया है। इस संस्था का काम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास का काम करना है, लेकिन इस संस्था को मिलने वाला फंड सीमित है। मसलन 2016-2017 के लिए थरूहट क्षेत्र के लिए करीब 5 करोड़ रुपया इस संस्था को मिला है। इस पैसे से जो काम किए जाने हैं उनकी सूची लंबी है। इसमें आदिवासी बच्चों के लिए छात्रावास बनाना, थरूहट क्षेत्र में संपर्क के लिए सड़कें बनाना, सिंचाई के लिए बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल लगाना और पीने के पानी के लिए सोलर पंप लगाना शामिल है। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि थरूहट के विकास के लिए मिलने वाला पैसा नाकाफी है, बल्कि जो पैसा मिलता है उसके इस्तेमाल पर भी सवाल हैं। जो आदिवासी बहुल इलाका है वो बेसिकली जो वाल्मीकि नगर लोकसभा है उसके अंतर्गत आता है। जो विधानसभा है 3-4 विधानसभाएं आती हैं, लेकिन चूंकि दूसरे को प्रतिनिधि इसमें रख दिया गया है, वो सारी स्कीमें अपनी तरफ ले जाते हैं। उनकी जवाबदेही उसमें कुछ नहीं होती है। इसीलिए नाम हमारा होता है, इनमें इनको पंचायतें चिन्हित करनी चाहिए कि ये पंचायतें मतलब आदिवासी बहुल हैं।
बेसिकली बीइंग अ टीएसपी स्टेट, जो आदिवासियों का फंड आता है वो दूसरे जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। ओरिजिनल लेवल में आदिवासियों का विकास नहीं होगा, सिर्फ नाम के लिए खाना पूर्ति होती रहेगी और विकास किसी और का हो जाएगा, वो लोग वहीं के धरे रह जाएंगे। एकवा गांव में हमसे कई गांवों के लोग मिलने आए थे। यहां से विदा लेकर हम गोन्हा ब्लॉक के कई और थारू आदिवासी गांवों में गए, लेकिन हालात कमोबेश एकवा जैसे ही नजर आए। थारू आदिवासियों से जुड़ी हुई हमारी इस रिपोर्ट में जो मसले सामने आए हैं उन पर और चर्चा करेंगे कुछ जिम्मेदार लोगों और आम थारू आदिवासियों के बीच एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत से इलाके हैं जहां गांधी जी का चरखा चलाया जाता है। अगर उसको डेवलप किया गया होता समय रहते तो आज मेरे आदिवासी लोग बहुत आगे बढ़ गए होते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आजकल हम हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। आज हम गोन्हा ब्लॉक के कंचनपुर गांव में हैं, जहां पर हमारे साथ कई जिम्मेदार लोग हैं थारू समाज के और यहां के जनप्रतिनिधि। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में यहां के आम आदिवासी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। शैलेंद्र गढ़वाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो अध्यक्ष हैं जिला परिषद के। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी इस कार्यक्रम में। उनके साथ ही बैठे हैं सतीश दुबे जी, जो सांसद हैं वाल्मीकि नगर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सतीश दुबे जी। निरंजन पंजियार बैठे हुए हैं, भारतीय थारू कल्याण महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ ही बैठे हुए हैं जगदीश प्रसाद पाबे, मदन गोपाल सामाजिक उत्थान संस्थान से ये जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जगदीश प्रसाद जी। उनके साथ ही बैठे हुए हैं राजेश गढ़वाल जी, भारतीय थारू महाकल्याण महासंघ से ये जुड़े हुए हैं और ये सांसद महोदय के प्रतिनिधि भी हैं इस इलाके में। और आप मेरी दाईं तरफ और सामने देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर आम लोग मौजूद हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र गढ़वाल जी, हमने कई गाँवों का दौरा किया यहाँ पर। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। सबसे बड़ी शिकायत जो हमें मिली वो शिकायत ये मिली कि जलाने के लिए लकड़ी, घर बनाने के लिए लकड़ी, उतना तक लेने के लिए अगर थारू आदिवासी जंगल में जाते हैं जो सदियों से, जिनको यहाँ का मूल निवासी कहा जाता है, उनको अनुमति नहीं है। वनाधिकार कानून पास हो चुका है, ऐसी स्थिति उसके बावजूद क्यों है? यहाँ पे जो हमारा वनाधिकार कानून पास हो गया है, जो कानून नियमतः 1 जनवरी 2008 से लागू हो जाना था, लेकिन चूंकि ये बिहार गवर्नमेंट के अंडर है, अभी तक इन लोगों ने वनाधिकार लागू नहीं किया है। हमने जगह जगह गांव में, जो हमारे गांव हैं जो फॉरेस्ट के किनारे हैं, वहाँ घूम के लोगों को जागृत किया है कि यह हमारा अधिकार है। जो पूर्व में हम लोग को परमिट मिलता था, जिसको रामनगर राज्य में 2 राज्य में चूँकि बटा हुआ था, रामनगर राज्य, बेतिया राज्य, तो यहाँ पे चरसा परमिट कहते थे। दैट इज़ अगेंस्ट, चमड़ा के अगेंस्ट में हम लोग गाय को छीलने नहीं देते थे। उसके अगेंस्ट में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस समय नेगोशिएट करके, कोई मेरीमैन थे, उस समय नेगोशिएट करके चरसा परमिट मिला था। तो रामनगर राज्य में चरसा परमिट है, जिसके तहत टायर से लोग घरसंघा, हरसंघा, मतलब अलग अलग बीट होता था। बीट मीन्स कि टाइम होता था, गांव के लोग जाते थे, एक पर्ची कटाते थे, उसके तहत जंगल से लकड़ी लाते थे। लेकिन जब से कॉरपोरेशन लिया और उसके बाद से ये सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। जी मैं लौटूंगा आपके पास। सतीश दुबे जी, जो गांव थारू आदिवासियों के जंगल के बीच में है, कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, ना के बराबर है। ये हालत थी कि हमने कई गांवों तक पहुंचने की कोशिश की, हम नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा जहां हम गोन्हा ब्लॉक में हैं, यहाँ लोगों का कहना है कि कई बार नेपाल के लोगों के साथ यहाँ के आदिवासियों का झगड़ा हो जाता है पानी को लेकर, पीने के पानी को लेकर। और अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जब पानी की कमी होती है तो इन इलाकों में नेपाल से जो पानी आता है वो रोक लिया जाता है। भतुजला जगह है जहाँ पानी के लिए झंझट होता है। और खैरटिया है, मतलब 2-4 बस्तियाँ हैं उधर, भवानीपुर वगैरह है। पानी की सुविधा
गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, वहाँ टैंकर वगैरह से पानी पहुँचाया जाता है। बहुत बार प्रयास किया गया है कि वहाँ नलकूप के माध्यम से पानी मुहैया करवाया जाए, लेकिन बोरिंग हो नहीं पाता है। नीचे केवल पत्थर और के चट्टान के चलते नहीं हो पाता है। और रहा बात जो आपने पूछा यातायात की संसाधन की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 15 साल पहले आप चले जाएं तो ये सुदूर और सुगम इलाके में आज जो संसाधन आपको कंचनपुर में दिख रहा है, ये संसाधन कहीं नहीं दिखता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70% आबादी रोड कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है, बिजली कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। जी, मैं आऊँगा आपके पास फिर लौटकर। निरंजन पंजियार जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप थारू कल्याण महासंघ से जुड़े हुए हैं। बड़े संघर्ष के बाद यहाँ पर थारुओं को जनजाति का दर्जा दिया गया और शायद 1% आरक्षण भी मिलता है। क्या उसके बाद थारू आदिवासियों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव आया है? उसका फ़ायदा मिला है थारू आदिवासियों को? आरक्षण प्राप्त होने से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर 1% बहुत ही कम आरक्षण है। आरक्षण हम लोग का जनसंख्या जिस तरह से है, विद्यार्थियों का जनसंख्या बताया गया है 2.5-3 लाख, इस तरह से 1% हम लोग का आरक्षण मिला है, वो बहुत ही कम आरक्षण है। जगदीश प्रसाद पाबे जी, आप थारू संस्कृति की बात करें, भाषा की बात करें, काफ़ी जागरूक रहते हैं। क्या भाषा, संस्कृति को, परंपराओं को बचाने की कोशिश हुई है यहाँ पर थारू आदिवासियों की? ऐसा है कि मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। काका कालेलकर आयोग रांची, उसमें सर्वे हुआ था। उस सर्वे में एक रिपोर्ट आई थी कि थारुओं की अपनी भाषा थी, मगर ये जन सामान्य से के साथ रहने से, चूँकि हम नेपाल से ज़्यादा हमारा कनेक्टिविटी है, थारू नेपाल और इंडिया में मात्र हैं, इसीलिए हम नेपाल से कनेक्टिंग थे, मगर यह नदी और जंगल के चलते हमारा नेपाल से रिश्ता थोड़ा कम हुआ और हम जन सामान्य से मिलना शुरू हुए, जिससे हम अपनी भाषा भूल गए। शब्द आज भी बरकरार हैं, हमारे बीच शब्द हैं, मगर भाषा हम भूल गए हैं। सामान्य लोग जो भोजपुरी कहा जाए, जो बोलते हैं वही भाषा हम बोलना चाहते हैं। राजेश गढ़वाल जी, आप भी थारू कल्याण महासंघ से जुड़े हुए हैं, सांसद के प्रतिनिधि भी हैं। जो बात मैं जगदीश जी से कर रहा था, इस बात में कोई बुराई नहीं है कि आप दूसरी भाषाओं से शब्द लें, सीखें, दूसरे कल्चर को भी सीखें, लेकिन अपनी जो कल्चर है आदिवासियों को, क्या गैर आदिवासियों के दबाव में उस परंपरा, उस संस्कृति, उस भाषा बोली को ख़तरा नज़र आता है? देखिए, हमारे सुदूर इलाका है, हम लोग ऐसे भी थरवट से जाने जाते हैं। हम लोग सभी लोग ऐसे, हम लोग बेतिया जिला सुदर जैसे पार करते हैं, सभी लोग हम लोग को मतलब थरवट की ही मानते हैं। तो शैलेंद्र गढ़वाल जी, मैं आपके पास फिर से लौटना चाहूँगा कि जब झारखंड बिहार का हिस्सा होता था तो एक बहुत बड़ी आदिवासी आबादी थी, लेकिन अब वो झारखंड अलग होने के बाद आबादी कम रह गई है। जो कानून आदिवासियों के लिए पास हुए, क्या ये कानून ज़मीन पर बिहार के आदिवासी इलाकों में लागू हुए हैं? क्या आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा करने में कुछ मदद मिली है इन कानूनों के बाद? जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के अलग होने के बाद जो भी आदिवासियों के लिए जो कानून था, वो सब चला गया झारखंड में। हमारे यहाँ उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ। कह दिया गया कि बिहार में आदिवासी बचे ही नहीं। सतीश दुबे जी, ये बात सही है कि झारखंड बनने के बाद बिहार में आदिवासियों की तादाद कम हुई, लेकिन आपके लिए बड़ी विकट स्थिति है कि बिहार में तादाद कम हुई, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं और उनमें थारू आदिवासी सबसे ज़्यादा हैं, और उनको शेड्यूल एरिया का जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। सही बात है कि मेरे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है इन लोगों की, और मेरा प्रयास रहता है कि इन लोगों के बीच में बराबर आऊँ जाऊँ और उन लोगों की समस्या सुनूँ और उसका निदान करूँ। और सरकार भी सोच रही है कि अच्छा से अच्छा काम किया जाए, इन लोगों को डेवलप हो। लेकिन डायरेक्टली जहाँ भारत सरकार को काम करना है जिस पहलू पे, वहाँ तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ प्रदेश सरकार के माध्यम से काम कराना है, वहाँ थोड़ा सा हम लोग पिछड़ रहे हैं। आज
आप दोनों इलाके का दौरा किए, संजोग बस मैं उस दिन नहीं था। बहुत ऐसे दोनों इलाके हैं जहां आप चाह के भी बिजली ऐसे तार नहीं पहुंचा सकते हैं। मैंने पीयूष गोयल जी से मिलके और वहां के लिए सौर ऊर्जा प्लांट बैठाने के लिए मैंने प्रयास किया है। और इन लोगों की उत्थान कैसे हो, मैं एक बार लोकसभा जब चल रहा था तो आदिवासी बहुल इलाके पे, जब उस समय पीएम साहब भी लोकसभा में सदन में थे, कौशल विकास योजना पे चर्चाएं चल रही थी, मैंने हस्तक्षेप किया था उसमें और काफ़ी मजबूती ढंग से हमको आश्वासन भी मिला। और यहाँ आप देखिएगा अभी तो बहुत से इलाके हैं जहाँ गांधी जी का चरखा चलाया जाता है। अगर उसको डेवलप किया गया होता समय रहते तो आज मेरे आदिवासी लोग बहुत आगे बढ़ गए होते। जी निरंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमने हरना टांड के पास देखा कि हथकरघा में महिलाएं काम करती हैं, शॉल बनाती हैं, लेकिन उसका कच्चा माल जो है वो पंजाब से आता है, लुधियाना से आता है। एक तो कच्चा माल इतनी दूर से आता है, दूसरी चीज़ ये है कि एक महिला को सिर्फ 50 रुपया प्रतिदिन मिलता है। क्या कारण है कि इतना खूबसूरत काम है लेकिन उसकी कीमत पूरे दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ 50 रुपया है। अब 50 रुपया बहुत ही कम मजदूरी है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक दैनिक मजदूरी भारत सरकार का 177 रुपया है। इसके लिए हम लोग थारू कल्याण महासंघ के बहुत से बैठक किए हैं कि आगे जो भी कच्चा माल आए तो सस्ता रेट में आए, यहाँ का जो भी शॉल हो पूरे मार्केट में बिके, जो भी वस्त्र तैयार किया जाता है मार्केट में बिके और उसका कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। मैं फिर लौटने की कोशिश करूंगा। इस बीच में हमारे साथ भागीरथी देवी जो विधायक हैं यहाँ पर, वो जुड़ी हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ शुरुआत के लिए कि आप भी हमारे साथ गई जिस थारू आदिवासियों के बीच में जंगल में, आपने खुद अनुभव किया कि रास्ते बहुत ख़राब हैं, रिज़र्व फॉरेस्ट है, कई तकनीकी दिक्कतें होंगी, प्रशासनिक दिक्कत होंगी। सतीश दुबे जी कहते हैं कि जो भारत सरकार के काम है वो तो हो रहे हैं, राज्य सरकार के काम नहीं हो रहे हैं। आप विधानसभा में इन थारू आदिवासियों की आवाज़ हैं, कहाँ परेशानी है, क्या वजह है कि मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, अध्यापक स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं, मरीज़ जिनको हरना टांड या सरकारी या हॉस्पिटल में लाना हो, अगर बारिश का मौसम हो वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों है ऐसी स्थिति? हमारे थारूट इलाका के जो समस्या है, बहुत समस्या माने रद्द है। लेकिन आप एक विधायक के तौर पर आपने क्या कोशिशें की? हम बहुत कोशिश किए, हम बहुत क्वेश्चन किए, माने ये चौथा है ना, हम 3-4 साल से माने क्वेश्चन करते आए मुख्यमंत्री जी से कि सर इसको लागू कर दिया जाए। कम से कम हमारे थारू इलाका में, जंगल इलाका में कोई के माने बाघ मार दे रहा है, कोई के शुगर मार दे रहा है, कोई के भैंस मार दे रहा है। सर आदमी के मरने के लिए माने जंगल माने आप लोगों का फ्री है। एक जानवर के अगर कोई मार दे तो उन लोगों के लिए जेल है, और जो आदमी मर जा रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। थारू बस्ती में कोई आज तक कोई ध्यान नहीं। जी भागीरथी जी, आपने जो बात कही, सतीश दुबे जी आपके पास आना चाहता हूँ सीधा, और इस बार आप बिहार सरकार को छोड़ के थोड़ा सा जवाब दीजिएगा कि एक इलाके में हम गए, भागीरथी जी का इलाका है, दोन के इलाके में, कि जो मसान नदी है एक बार इस तरफ से काटती है, दूसरी बार दूसरी तरफ से काटती है। एक बार उनके खेत बर्बाद होते हैं, एक बार इनके खेत बर्बाद होते हैं। लेकिन इस बार एक पूरा आदिवासी गांव जो है वो बह गया और उनको अलग ले जाके बसाया गया। आपने शायद वहाँ का दौरा भी किया है, लेकिन आज तक उनको राशन के नाम पे शुरू में कुछ चूड़ा मिला था, आज तक कोई मदद उनको नहीं पहुँची है। पहाड़ी इलाके होने के नाते हम लोग के यहाँ अक्सर नदियाँ इतनी तेज़ धार की होती है कि गांव की गांव समाप्त कर देती है। मैंने लोकसभा में उमा भारती जी से भी, जो जल संसाधन मंत्री हैं, मैंने उनसे मिलके और उसका अस्थाई निदान के लिए मैंने क्वेश्चन किया था। तो उस क्वेश्चन में और उस पत्र का जवाब यही मिला कि बिहार गवर्नमेंट उसका DPR बना के पुटअप करे, मैं राशि देने के लिए तैयार हूँ। जब तक बिहार गवर्नमेंट उसका DPR बना के नहीं देगा तब तक भारत सरकार उस पर पहल नहीं कर सकती है। इसमें 2-3 चीज़ और है
कि वहाँ औरैया गांव की एक और समस्या है कि उसके अगल बगल जंगल है। वो जो बस रहे हैं उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी परेशान कर रहा जी, है। उनको नोटिस दिया गया है कि 2 महीने के अंदर आप जी। खाली करें। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ, हैं? हम बोले हैं औरैया वाला, हम जब गए थे तो हम बोले हैं कि नहीं खाली करना है किसी को, जब तक तुम लोग अस्थाई नहीं मिलेगा तब तक खाली मत करना। हम बोल के रोक के लेकिन आए। आपने तो कह दिया, लेकिन पुलिस जाके पीटेगी तो क्या होगा? पुलिस के हम लोग जाकर पीटेंगे। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जंगल में जब आप जाते हैं लकड़ी वगैरह क्या मना करते हैं क्या फॉरेस्ट वाले? जी हाँ, मना कर लें। क्या कहते हैं? कलाजन मत काटी। और अगर काटोगे तो जेल। तो जेल। क्या मनरेगा में यहाँ लोगों को काम मिल पाता है? अभी तो हमारे मुखिया जी थे पहले, तो मनरेगा में तो बहुत काम करवाए हैं, तो रोजगार दिए हैं। तो नाम बता दीजिए। मुसाफिर मियाँ जी, तो ये बताइए कि यहाँ मनरेगा में हाँ। काम मिलता है लोगों को? ना, हमारा नहीं मिल रहा, नहीं मिलता है ना। वो तो कह रहे हैं मुखिया जी ने बहुत काम करा है, सबको पैसा मिलता है। कहाँ मिला है हमको, कोई देखा दे। जॉब कार्ड है आपके पास? हाँ, पुरानका बाप ना को बुलवा चल वालो, दाब के रख ले वालो, वाट लो। शैलेंद्र जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि मनरेगा के तहत एक व्यक्ति जरूर कह रहे हैं कि मुखिया जी ने काम कराया काफ़ी, उनकी दोस्ती हो सकती है, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि 2-4 दिन मिलता है, एक कह रहे हैं कि मिलता ही नहीं है। नहीं कि इसमें कुछ काम हुआ है, लेकिन जैसे कि नेशनल एवरेज होना चाहिए कि बिहार उसमें काफ़ी पीछे है और हम लोग का इलाका उससे और ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आप देखेंगे अभी भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिसको मनरेगा के तहत लिया जा सकता है, लेकिन वो सारी कामें अभी हुई नहीं है। जी, शैलेंद्र गढ़वाल जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ कार्यक्रम हमें समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय की सीमा है। कई मुद्दे हमारे सामने उभरे जिनके हमने जवाब तलाशने की कोशिश की और जवाब से ज़्यादा सवाल हमारे सामने आए हैं। इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन आदिवासियों के सवालों को विधानसभा में, संसद में और जिला स्तर पर जहाँ उठाने की ज़रूरत होगी वहाँ उठाया जाएगा और इन आदिवासियों को जो दिए जाने की ज़रूरत है, इनके लिए जो किए जाने की ज़रूरत है वो होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं भी भारत की पूरी टीम आपसे अनुमति लेती है। नमस्कार।